Assalamualaikum. My name is Fazila Asgar, and today the topic of my discussion is drug-induced ototoxicity. Auto means ear, and toxicity means poisoning. Anything which is damaging, which is irritating to our ear is called autotoxic agent. इसमें ये होता है कि हमारा जो इनर ईयर होता है वो हमारी बैलेंस और हमारे साउंड सेंसेशन को कंट्रोल करता है। तो जब हम ऑटोटॉक्सिक एजेंट्स अपने इंटेक करते हैं तो उसकी वजह से जब हम ऑटोटॉक्सिक एजेंट इंटेक करते हैं तो या तो हमारे वेस्टिब्यूलर सिस्टम यानी हमारे बैलेंस को डिस्टर्ब करता है या फिर हमारे कॉक्लियर यानी कि हमारे इनर ईयर को साउंड सेंसेशन को डिस्टर्ब करता है। और ये जो इफेक्ट होते हैं इन ड्रग्स के ये या तो टेम्परेरी और रिवर्सिबल होते हैं या फिर परमानेंट और इरिवर्सिबल होते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में ये होता है कि जिस तरह ब्लड ब्रेन बैरियर होता है तो वो हम लोग की यानी कि कोई भी ऐसी टॉक्सिक एजेंट वगैरह को अंदर नहीं आने देता। सिमिलर केस इज इन अवर इनर ईयर। इसमें भी ये होता है कि यहाँ एक ब्लड लेब्रियंथ होता है और वो हमारे यानी कि इनर ईयर के वेस्टिबुलर सिस्टम और कॉक्लियर सिस्टम यानी कि इसके अंदर सीलिया जो प्रेजेंट होते हैं, टिनी हेयर सेल्स होते हैं, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। तो जब हम कोई ऑटोटॉक्सिक एजेंट या फिर कोई ड्रग्स यूज करते हैं तो वो ब्लड लेब्रियंथ को डैमेज करती है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, उस स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं और अंदर जो हमारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी साउंड सेंसेशन को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि कोई भी हमारे ये स्टिमुलस आता है यानी कि हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को या मैकेनिकल एक्टिविटी को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में जो कन्वर्ट करना होता है, यानी कि हमारे जो सिग्नल आते हैं वो मैकेनिकल फॉर्म में होते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारी ब्रेन में सेंड करते हैं और वहां से हमारा साउंड डिटेक्ट होते हैं, फर्दर हम मूवमेंट प्रोसीड करते हैं। तो ये वो सीलिया को क्या कहते हैं डैमेज कर देते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में ये है कि ये हमारे स्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं टॉक्सिक एजेंट। मतलब फॉर एग्जांपल जेंटामाइसिन जो है वो वेस्टिबुलो टॉक्सिक एजेंट है, यानी कि ये हमारी वेस्टिबुल यानी कि हमारे बैलेंस को ये इम्पेयर कर देता है। जब इसकी कंसेंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज होती है जेंटामाइसिन की तो क्या कहते हैं ये फिर हमारे यानी कि जो वेन्स हमारी या आर्टरीज वगैरह हमारी ईयर के अंदर आ रही होती हैं उनके अंदर ये इनकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है और ये जब हमारे ब्रेन के अंदर जाती हैं ये ड्रग्स तो अपने यानी कि फ्री रेडिकल्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं और हमारे इस बैरियर को डैमेज कर देती हैं। और ये उस वक्त होता है कि जब ऑटोटॉक्सिक एजेंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल अमाइनोग्लाइकोसाइड वगैरह, इनकी वजह से या कोई भी ऐसे ड्रग्स होते हैं और इनर ईयर प्राइमरली जो है वो अफेक्टेड होता है। ये स्ट्रक्चर है और जिस तरह ये आपको डायग्राम शो हो रही है कि ये मतलब यानी कि सुनने की कोशिश कर रही है लेकिन जो है वो उसका इतने अच्छे तरीके से यानी सुन नहीं पा रही है, नहीं उसको या तो लाउड साउंड हम लोग करेंगे उसकी वजह से उसकी मतलब वो अपनी साउंड को डिटेक्ट करेगी या फिर बहुत ज्यादा उसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और जो हर इनमें मोस्टली जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं उनके डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होते हैं, लेकिन जो मेनली पैथोफिजियोलॉजी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स टॉक्सिसिटी इसमें हम ये डिटेक्ट करते हैं जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं तकरीबन ये नॉर्मली हर केस में होता है कि फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। उसमें क्या होता है कि जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है ड्रग्स की तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और फ्री रेडिकल जो है हमारे उस स्ट्रक्चर को डैमेज करती है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज जब होती है और अंदर सीलिया जो यानी कि साउंड डिटेक्शन कराते हैं या बैलेंस को कंट्रोल करते हैं उनको जो ये डैमेज कर देते हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मेनली अमाइनोग्लाइकोसाइड का, जिनपे पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और वो ड्रग्स जो ऑटोटॉक्सिसिटी करवा रही होती हैं उनमें मेनली अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स हैं, फॉर एग्जांपल जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन। इसके अलावा लूप डायोरेटिक्स होती हैं। अब जो लूप डायोरेटिक्स होती हैं इनको जो है ये टेम्परेरी टॉक्सिसिटी करवाती हैं। अगर तो टॉक्सिसिटी टेम्परेरी है तो वो हम ड्रग्स अगर हम यूज करना छोड़ देंगे तो वो टॉक्सिसिटी कंट्रोल हो जाती है, यानी कि वो खुद ब खुद उसके इफेक्ट्स रिवर्स हो जाते हैं। लेकिन अगर वो परमानेंट डैमेज देती है तो उसके बाद उसके वो डैमेज यानी कि फिर हम लोगों को जीन थेरापी यानी कुछ तरह की अल्टरनेटिव या फिर हम लोग को ये मतलब कुछ लोग मतलब स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहे होते हैं, यानी फिर परमानेंट केस में हम लोग वो ट्रीटमेंट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल और लूप डायोरेटिक्स जो करवा रही होती है उनमें फ्रोसिमाइड, ब्यूमिटानाइड और टॉर्सिमाइड हैं। इसके अलावा प्लैटिनम बेस्ड कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स जो हैं वो भी हम लोग को यानी एंटी कैंसर थेरापी में यानी कि जो हम लोग कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें जो हम थेरापी यूज कर रहे होते हैं तो उनका भी एक साइड इफेक्ट होता है ड्रग्स का कि ये टॉक्सिसिटी करवा रही होती है। फॉर एग्जांपल सिस्प्लाटिन, कार्बोप्लाटिन, विनक्रिस्टीन और इसके अलावा एमसीएच में आ जाते हैं फॉर एग्जांपल आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन। इसके अलावा क्विनीन,
क्लोरोक्वीन एंड क्विनिडीन भी, ये वो सब ड्रग्स हैं जिनका साइड इफेक्ट कह सकते हैं, यानी कि ये ड्रग्स अगर अपने कंसंट्रेशन यानी जो डोज है उसे नॉर्मल से ज्यादा के कंसंट्रेशन में ले लें तो ये ड्रग्स ऑटोटॉक्सिक करवा सकती है, लेकिन अपनी नॉर्मल डोजेज में भी ये करवा सकती हैं। इसके जो ऑटोटॉक्सिसिटी के साइंस और सिम्टम्स हैं वो ये हैं कि टिनिटस होता है, यानी कि रिंगिंग इन ईयर, यानी कि हमारी जो ईयर्स हैं उनके अंदर रिंगिंग फील होती है, और इसके अलावा डिजीनेस फील होती है, और जो हेयरिंग लॉस, यानी कि हम लोग या तो बहुत कम आवाज होती है या फिर परमानेंटली ही हेयरिंग लॉस हो जाती है, ये आपको डायग्राम में शो भी हो रहा है। और इसके अलावा अगर ये वेस्टिबुलर सिस्टम, यानी कि अगर ये हमारे बैलेंस को डिस्टर्ब करती है तो अनकोऑर्डिनेशन इन दी मूवमेंट, यानी कि इंसान या तो खड़ा खड़ा गिर जाता है या चलते हुए उसको ठीक तरीके से यानी चल नहीं पाता, और इसके अलावा उसकी ब्रेन वगैरह भी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि जब यानी कि वो ठीक ठीक से चल नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा, तो इनको डिस्टर्बेंस फील होती है उसको। और इसके डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट हैं वो वेस्टिब्यूलर ऑटो रोटेशन टेस्ट है, वेट टेस्ट है, वेस्टिब्यूलो ऑकुलर रिफ्लेक्स टेस्टिंग इक्विपमेंट होता है, कंप्यूटराइज्ड डायनामिक पोस्टूरियोग्राफी होती है, सीडीपी, रोटेरी चेयर, हेड शेकिंग, इलेक्ट्रोकोक्लियोफेलोग्राफी, ऑटो ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, ये सब डायग्नोसिस के टेस्ट हैं इसके। और रिस्क फैक्टर्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, उसमें है लार्ज डोजेज ऑफ ड्रग्स, यानी कि जब हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ल्यूकोडायरेटिक्स या एंटी कैंसर ड्रग्स अपनी कंसंट्रेशन से ज्यादा, हम द यूज ऑफ अल्फा टोकोफेरोल यानी कि विटामिन ई डेरिवेटिव यूज करें, आयरन चिलेटर, अमाइनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट हम जब यूज करेंगे तो वो ऑटोटॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगी, बिकॉज दे प्रिवेंट फ्री रेडिकल फॉर्मेशन और इनहिबिट दीज रेडिकल्स व्हेन दे आर फॉर्म। इसके अलावा हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन कौन से क्या कहते हैं एजेंट्स हमें ऑटोटॉक्सिक करवा सकते हैं, और उसकी हमें ड्रग मॉनिटरिंग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम ये मतलब ऑटोटॉक्सिक एजेंट्स यूज कर रहे हैं तो इसके ट्रीटमेंट के बाद अवॉइड नॉइजी इन्वायरमेंट फॉर 6 months आफ्टर ट्रीटमेंट कंप्लीशन। और इसके अलावा नेक्स्ट भी वही है कि हम कोई ऐसे डबल एजेंट्स यूज ना करें। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फ्रॉम माय टॉपिक। नेक्स्ट हमाद विल प्रोसीड। चलिए आप। हाँ हमाद नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हमाद लतीफ और जो टॉपिक है वो है ड्रग इंड्यूस्ड फोटोसेंसिटिविटी। इसके इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ड्रग इंड्यूस्ड फोटोसेंसिटिविटी अकर्स व्हेन सर्टेन फोटोसेंसिटाइजिंग जो मेडिकेशंस हैं काज अनएक्सपेक्टेड सनबर्न और डर्माटाइटिस और सन एक्सपोज्ड स्किन। द रैश मे और मे बी मे नॉट बी इची एक्सपोज्ड ईदर टू द केमिकल्स और लाइट अलोन इज नॉट, यानी कि जो ये फोटो सेंसिटिविटी तब होती है जब जो फोटो सेंसिटिव केमिकल और लाइट दोनों का एक्सपोजर होता है। लाइट वो भी स्पेसिफिक उसके आगे वेवलेंथ्स आएंगी, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक एजेंट नहीं है या केमिकल नहीं है या लाइट नहीं है तो उससे फोटो सेंसिटिविटी नहीं होगी। व्हेन फोटो एक्टिवेशन ऑफ द केमिकल अकर्स वन और मोर क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस मे अराइज, दीज इंक्लूड फोटोटॉक्सिक एंड फोटोलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें फोटो सेंसिटिविटी में फोटोटॉक्सिक और फोटो एलर्जिक ये दो जो है ना इनका कॉम्बिनेशन फोटो सेंसिटिविटी है। प्लेनस लिग्नाइड रिएक्शन, ये भी एक तरह की फोटो स्किन पे रिएक्शन जो कि प्लाइनस लाइकिनाइड की जो है ना उसको किया जाता है। सोडोपोरफायरिया एंड सब अक्यूट क्यूटेनियस लूपस एरिथेमेटोसिस। फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन में रिजल्ट फ्रॉम सिस्टेमिक मेडिकेशन और द टॉपिकली अप्लाइड। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में अगर हम देखते हैं तो जो ड्रग इंड्यूस्ड फोटोसेंसिटिविटी इट यूजुअली अकर्स थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ फोटोटॉक्सिसिटी एंड फोटो एलर्जी। जो फोटोटॉक्सिसिटी इज नॉन इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड whereas photoallergy requires immune sensitization. Most systemic drugs photosensitivity is through a phototoxic mechanism where photoallergy is more relevant to topical agent photosensitivity. The absorption of the optical radiation by photosynthesized drug or the drug metabolite within the skin is an essential first step in both phototoxic and photoallergic reactions. ड्रग इंड्यूस्ड जो फोटोसेंसिटिविटी कैन इन्वॉल्व अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशंस। इनकी जो अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस उनकी वेवलेंथ 290 to 320 नैनोमीटर होती है, जबकि जो अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशंस है वो जो है ना वो 320 to 400 नैनोमीटर होती है। और जो मोस्टली जो होती है वो ज्यादा अल्ट्रावायलेट ए टाइप जो रेडिएशंस हैं उनकी वजह से होती है। जो drug-induced photosensitivities is primarily UV phenomena and photosensitized radicals are produced through various mechanisms that can directly lead to phototoxic effect. और ये जो phototoxic effects होते हैं ये भी different situation में different mechanisms के तहत आते हैं. It is often difficult to differentiate phototoxic from the photoallergic. तो photosensitivity में जो phototoxic और photoallergic reactions हैं उनको differentiate करना ज़्यादातर औकात जो है ना वो मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इनके कुछ जो है ना differentiating factors हैं और उनमें आगे जाके हम इसमें देखते हैं.
अच्छा, ये जो ड्रग्स हैं जो काजिंग फोटोसेंसिटिविटी, उसमें एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स, सल्फोनामाइड्स हैं, एनसेड्स हैं, कुछ जो डायूरेटिक्स, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड एंड हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, रेटिनॉइड्स हैं, आइसोट्रिटिनोइन एंड एसिट्रिटिन। जो हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स हैं, सल्फोनाल यूरियाज, और जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं कुछ, वो ये फोटोसेंसिटिविटी काज करती हैं। अगर कुछ दूसरी ड्रग्स हैं वो ये, और जो टॉपिकल है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये सिस्टेमिक ड्रग्स की वजह से भी हो सकती है और टॉपिकली अप्लाइड ड्रग्स की वजह से भी हो सकती है। वो ये डिपेंड, जो सिस्टेमिक होगा वो ये डिपेंड करेगा कि ये जो है ना वो लेके जा रही है उनको फोटो टॉक्सिसिटी की तरफ लेके जाएगी या फोटो एलर्जी की तरफ लेके जाएगी। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो फोटोटॉक्सिक रिएक्शंस होते हैं, जो है ना जो फोटोटॉक्सिक रिएक्शंस है उनकी ये क्लिनिकल फीचर्स हैं, और आगे हम दूसरे की भी क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। स्किन रिएक्शन अकर मिनट्स टू आवर्स आफ्टर एक्सपोजर टू एजेंट एंड लाइट, अपीयरेंस एज एन एग्जैजरेटेड सनबर्न रिएक्शन, reddening and swelling, vesicles, blisters and bully may occur in severe reactions, pseudoporphyria may or may not be itchy. Less commonly the skin may change color from for example a blue green pigmentation is associated with amiodarone. The reaction is limited to sun exposed skin. Excuse me. ओके, जो क्लिनिकल फीचर्स हैं फोटो एलर्जिक रिएक्शंस की, उसमें जो एक्जेमेटोस इची टाइप रिएक्शन अकर 24 टू 72 आवर्स आफ्टर एक्सपोजर टू एजेंट एंड लाइट। फोटो एलर्जिक रिएक्शंस ये आपने पहले भी देखा कि ये टॉपिकल की वजह से होते हैं, और जो फोटोटॉक्सिक हैं वो जो है वो हम जो सिस्टेमिक ड्रग्स देते हैं उनकी वजह से होते हैं। मे स्प्रेड टू एरिया दैट हैज नॉट बीन एक्सपोज्ड टू सन और हाइपरपिगमेंटेशन डजंट अकर। इसमें रिस्क फैक्टर्स ऐसा कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन फोटोटॉक्सिक रिएक्शंस डेवलप इन मोस्ट इफ दे आर एक्सपोज्ड टू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट एंड ड्यूरिंग ड्रग। ऐसा नहीं है कि आप वो ड्रग लेके जरा सा धूप में निकले हैं तो आपको जो फोटोटॉक्सिक रिएक्शन या फोटो एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा। उसमें आपके लिए एक तो सफिशिएंट जो ड्रग की क्वांटिटी है वो मौजूद होनी चाहिए, उसके अलावा जो सफिशिएंट लाइट एक्सपोजर है वो भी होना चाहिए, और उसमें आपने ये देखा कि इसमें स्पेसिफिक वेवलेंथ्स की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं। इसकी डायग्नोसिस लेबोरेटरी टेस्टिंग इज ऑफन नॉट नेसेसरी, बट इफ अ टाइप ऑफ क्यूटेनियस पोरफायरिया, अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस पोरफायरिया और उसमें हो तो उसमें हम फिर जो है ना वो उसकी डिटर्मिनेशन की जा सकती है जो पोरफायरिन का लेवल है प्लाज्मा में, उसको स्कैन करने के बाद। जो सिस्टेमिक ड्रग फोटोटॉक्सिसिटी, उसमें जो की इन्वेस्टिगेशन इज फोटो टेस्टिंग आइडली विद द मोनोक्रोमेटर टू डिटरमाइन वेव बैंड्स इन्वॉल्वड एंड डिग्री ऑफ फोटोसेंसिटिविटी, कि ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी जो वेवलेंथ्स हैं लाइट की वो इन्वॉल्व है और किस डिग्री की वो फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ है, एज रिएक्शन टू सस्पेक्टेड ड्रग, कि अगर एक पेशेंट जो मल्टीपल ड्रग्स ले रहा है तो उसमें से किस ड्रग की वजह से ये रिएक्शन हो रहा है ताकि उसको हम डिसकंटिन्यू कर दें। दिस टेस्टिंग आल्सो हेल्प्स डिस्टिंग्विशिंग ड्रग फोटोटॉक्सिसिटी फ्रॉम अदर कंडीशंस सच एज क्रोनिक एक्टिनिक डर्माटाइटिस। मैनेजमेंट इसकी यही है कि जो ड्रग जो सस्पेक्टेड ड्रग इंड्यूस जो ड्रग फोटोसेंसिटिविटी काज कर रही है आप उसको डिसकंटिन्यू कर दे। टॉपिकल स्टेरॉइड्स क्रीम हेल्प काम रेडनेस, एंटीहिस्टामिन्स आर हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग इचीनेस, oral steroids can be taken for 10 to 14 days if instructed. The worst case of phototoxic reaction is death. In cases where medication is being taken to treat a existing condition and cannot be discontinued, अगर पेशेंट है वो कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहा है जो कि उसकी जो कि उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता अपनी किसी भी बीमारी की वजह से या किसी भी कंडीशन की वजह से, देन उसको ये एडवाइस किया जाता है कि वो सूरज में धूप में ना निकले या उसको जो लाइट का एक्सपोजर है वो ना हो, क्योंकि हमने देखा कि इसमें एक तो केमिकल एजेंट और दूसरा लाइट, ये दोनों होंगे तो ये रिएक्शन होगा। तो अगर लाइट ना हो तो ये रिएक्शन नहीं होगी, इंक्लूडिंग वेयरिंग सन प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड यूजिंग हाई प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन फैक्टर्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन वगैरह। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं कि फूड सच एज लाइम, कैरेट, celery and figs can contribute to photosensitivity. Phototoxic reactions account for 95% of all the photosensitive cases, and people with fair complexion, red, blonde or the light brown hair, blue or green eyes who tend to burn are more likely to get photosensitivity. ये इसके sources हैं, and thank you. Assalamu alaikum, it's me Hafsa Yaz, and today the topic that I'm going to share with you is drug-induced fever.
So starting from its introduction, fever or pyrexia is defined as an elevation of body temperature above the normal range, that is from 36 to 37 degrees Celsius or from 98 to 100 degrees Fahrenheit as a result of the change in the thermoregulatory center, which is located in the anterior hypothalamus, that is the part of the brain. So drug fever is a condition that occurs when you administer a drug and disappears after the discontinuation of the drug. जो medium time है for the occurrence of fever is 7 to 10 days और ये vary करता है with various drug classes के साथ. जो common drugs हैं cause करती हैं fevers में antibiotics especially beta lactams most common है जिसमें penicillin and cephalosporins हैं. Then anti-TB drugs में rifampicin, isoniazid, anticonvulsants में phenytoin and carbamazepine है, and anti-cardiovascular drugs में quinidine, procainamide and methyl-dopa. मैकेनिज्म ड्रग फीवर कॉज करती है वेरियस मैकेनिज्म से. जो मोस्ट कॉमन है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है. उसके बाद जो बाकी है उसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम अल्टर्ड thermoregulatory function, drug administration related fever and idiosyncratic reactions. And इसमें mechanism में ये है कि antigens release करती हैं exogenous pyrogens that is derived from many microbial and non-microbial sources. They do not have any direct effect on the hypothalamus, so ये fever cause करते हैं through mediation of endogenous pyrogens जो कि interleukin-1 है. Interleukin-1 फिर act करते हैं on the thermoregulatory center in the brain and they initiate fever by inducing an abrupt increase in the synthesis of PGE2. Then जो prostaglandin level है elevated in the hypothalamus, ये raise करेगा thermostatic set point को and drive the mechanism of heat conservation, that is the vasoconstriction and heat production, muscle shivering. ये डायग्राम है. इसमें ये है कि एंटीजेंस जो है ना रिलीज कर रही है एक्सोजेनस पायरोजेंस, फिर फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स एक्सोजेनस पायरोजेंस कन्वर्ट हो रहे हैं एंडोजेनस पायरोजेंस में. एंडोजेनस पायरोजेंस दो पाथवे के थ्रू एक्ट करते हैं. ईदर दे एक्ट डायरेक्टली ऑन द हाइपोथैलेमस और ये पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस करवाएंगे और फिर वो पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस जो कि फीवर को कंट्रोल करता है उसको डिस्टर्ब करके फीवर कॉज कर देंगे. जो सेकेंड पाथवे है वो न्यूरोलर पाथवे है. न्यूरोलर पाथवे में ये एक्ट करते हैं हाइपोथैलेमस में और फिर पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस करवाएंगे एंड ये भी फिर वो पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस जो कि कॉज करता है फीवर उसको डिस्टर्ब करेंगे एंड फीवर कॉज कर देंगे. साइंस एंड सिम्टम्स में है कि टेम्परेचर दैट इज 38 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा हो, स्किन रैश, चिल्स, माइल्जिया या फिर मसल पेन, हेडेक, स्वेटिंग, eosinophils का काउंट ज़्यादा है एंड relative bradycardia वो है कि where the heart rate does not increases to the extent that would be expected. डायग्नोसिस में सबसे पहले इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का वेट, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है एंड देन फिर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में कंप्लीट ब्लड काउंट जिसमें हम न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट्स ये चेक करते हैं एंड देन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एंड हेपेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस. इसकी ट्रीटमेंट में ये है कि सबसे पहले वो ड्रग्स दैट आर कॉजिंग द फीवर उसको सबसे पहले डिसकंटिन्यू करना है. आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन जो फीवर है वो रिजॉल्व हो जाएगा विद इन 48 to 72 आवर्स. और इसके अलावा ये है कि कोई भी ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस यूज कर सकते हैं. आप री एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग आफ्टर द रिकवरी ऑफ फीवर सिम्टम्स, वो ड्रग्स मतलब आफ्टर जब ये फीवर कंट्रोल हो गया उसके बाद फिर री एडमिनिस्टर हम वो ड्रग को कर सकते हैं. रिस्क फैक्टर्स में हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं वो पेशेंट दैट आर एज्ड 69 years और बिलो, चिल्ड्रन ज़्यादा रिस्क पे हैं एंड हिस्ट्री ऑफ हेपेटाइटिस, फीमेल पेशेंट्स. ये रेफरेंसेस हैं. थैंक यू सो मच. सर हो गया प्रेजेंटेशन कंप्लीट. आप कुछ ऐड? हम 11 बजे लेक्चर के लिए मिलते हैं. ठीक है जी सर. ठीक है सर. आप तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें उसके बाद 11 बजे.